नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात इजराइल और ईरान के बीच चल रही टेंशन की करेंगे, क्योंकि कल ईरान ने 180 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी। उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि अब इजराइल कैसे बदला लेगा, और अगर इजराइल ने बदला लिया तो क्या ये जंग जो है पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी, और अगर फैलती है तो ईरान के पीछे कौन खड़ा होगा और इजराइल के पीछे कौन खड़ा होगा। इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी, उसके बाद खामनेई की तरफ से यह भी कहा गया कि यह ट्रेलर है, और अगर इजराइल ने पलटवार किया तो ईरान इजराइल को असली पिक्चर दिखाएगा। क्या वाकई में ईरान के पास इतनी ताकत है कि इजराइल चुप बैठ जाए? इसको समझना होगा। लेकिन जिस बीच ईरान और इजराइल की टेंशन चल रही है, उस बीच ईरान इजराइल के लगातार हिजबुल्लाह और हमास के ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ईरान के इस हमले के बाद हाई अलर्ट हो चुके हैं, और ये क्या रोल प्ले करने वाले हैं, इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। एनएसए अजीत डोभाल 2 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस गए थे। वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी मुलाकात हुई, और भारत और फ्रांस के बीच कई अहम समझौते आने वाले वक्त में हो सकते हैं। उस मुद्दे पर भी बात होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान इजराइल के बीच हो सकती है भीषण जंग। ईरान के हमले, इजराइल बोला सही समय आने पर जवाब जरूर देंगे। इजराइल को मिला ब्रिटेन अमेरिका का साथ। ईरान इजराइल के बीच हो सकती है भीषण जंग। ईरान इजराइल के बीच हो सकती है भीषण जंग। ईरान के हमले के बाद बदला लेने को तैयार IDF। इजराइल सही समय पर जवाब जरूर देगा, नेतन्याहू ने कहा। इजराइल को अमेरिका ब्रिटेन का साथ भी मिला है। ईरान इजराइल के बीच हो सकती है भीषण जंग। ईरान के हमले के बाद बदला लेने को तैयार IDF। इजराइल सही समय पर जवाब जरूर देगा। लेकिन जिस वक्त ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं, उस वक्त दोनों की ताकत को समझना बेहद जरूरी है। अगर ईरान इजराइल की सैन्य ताकत की बात करें, सैनिकों की बात करें, तो इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। ईरान के पास लगभग 11,80,000 सैनिक हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें तो इजराइल के पास 241 हैं और ईरान के पास 186 हैं। लेकिन इसमें यह समझना जरूरी है कि ईरान के पास जो लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट हैं, वो 1980 के दशक के हैं। उसके बाद ईरान की एयरफोर्स में कुछ खास बढ़ोतरी या कहें आधुनिक विमान नहीं आ पाए हैं। ट्रांसपोर्ट विमान की बात करें, इजराइल के पास 12 हैं, और अगर ईरान की बात करें उसके पास 86। हेलीकॉप्टर की बात करें, इजराइल के पास दोनों में यहां पर भी इजराइल काफी आगे है, और ईरान यहां पर भी पीछे है। टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 1,370 हैं, और अगर ईरान की बात करें तो 1,996, यानी कि टैंकों की संख्या में ईरान इजराइल से बहुत आगे है। लेकिन बड़ा सवाल, क्योंकि दोनों देशों का बॉर्डर लगता नहीं है, समस्या यहां पर आ जाती है। सबमरीन की बात करें तो इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं और ईरान के पास 9 के आसपास सबमरीन हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स, कौन देश किसके साथ खड़ा होगा? ईरान के साथ कौन से देश हैं जो आ सकते हैं? चीन की बात हम कर सकते हैं, रूस की बात उसमें कर सकते हैं, पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर सकता है, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, लेबनान, यमन, ये कुछ देश हैं जो ईरान के साथ आ सकते हैं। इजराइल के साथ की बात करें तो अमेरिका साथ में खड़ा है, ब्रिटेन साथ में खड़ा है, फ्रांस साथ में खड़ा है, सऊदी अरब और UAE चुप हैं। लेकिन नेटो के जो तमाम देश हैं, अगर अमेरिका वहां पर जाता है तो
लाजमी है कि नेटो के तमाम देश जो हैं वो भी अमेरिका के पीछे खड़े होंगे, इजराइल के पीछे खड़े होंगे अगर ये जंग मिडिल ईस्ट में फैलती है। लेकिन क्या वाकई में ये जंग मिडिल ईस्ट में फैल सकती है, इसको समझना होगा। और आज हमारे साथ दो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। हमारे साथ शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह विदेश मामलों के जानकार भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र। जय हिंद आपको भी। थैंक यू सर। नमस्कार। जय। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल राजन कोचर सर आपके साथ में करूंगा। जो मौजूदा हालात हैं, अब सबकी निगाहें तेल अबीब के ऊपर हैं, क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे, अटैक करेंगे। उन्होंने 180 मिसाइलें दागकर दिखा दिया कि वो हमला कर सकते हैं। और इसकी वानगी इजराइल में बड़े बड़े जो गड्ढे हो रखे हैं वो बता रहे हैं कि हमला कितना भीषण था। लेकिन अब पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त नेतन्याहू पर हैं, आईडीएफ पर हैं कि अब वो क्या करते हैं, क्या रिस्पांस नेतन्याहू का होगा, क्या क्योंकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि बदला तो लेंगे लेकिन सही वक्त का इंतजार करेंगे। तो क्या एक नया सरप्राइज अटैक ईरान के लिए इजराइल प्लान कर रहा है सर? राजेश जी, ये बहुत एविडेंट है और निश्चित है कि एक बड़ा अटैक आने वाला है और उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज तक आपने अगर इजराइल को देखा है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर किसी ने इजराइल पे वार किया है और इजराइल ने उसका जवाबी हमला ना दिया हो। और दूसरी ये बात है कि आज तक इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इजराइल कोई भी लड़ाई हारा नहीं। तो जिस भी लड़ाई में इजराइल पड़ा है वो दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो 1967 की हो, 1973 की हो या उसके बाद की झड़पें हो। अब आपने एक बहुत अच्छी तरीके से एक कंपैरिजन दिखाया है दोनों फौजों का, बट यहाँ पे एक चीज हमको नोट करनी पड़ेगी जी। क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, फौज में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये दो क्रिटिकल एरियाज है जहां पे इजराइल है की जो फौज है वो ईरान की फौज से आगे है। और अगर हम दोनों कंट्रीज का बजट देखें तो डिफेंस बजट की मैं बात कर रहा हूं, तो ईरान 10 बिलियन डॉलर खर्च करता है और इजराइल 24.4 बिलियन डॉलर्स। तो इसमें 2.5 गुना जो अपने बजट पे जो खर्चा करता है वो है इजराइल। तो ये बहुत एविडेंट है कि जो भी स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट होगा, जो भी नया इक्विपमेंट होगा, जो भी नई टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट होगा वो आपको इजराइल के पास मिलेगा, आपके पास ईरान के पास नहीं मिलेगा। और एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूं। आप टैंक्स की बात करते हैं तो ईरान के पास जुल्फिकार और करार सीरीज के टैंक्स है। ये T-72 और T-52 की चैसीज में बने हुए हैं टैंक। अब वो जमाना तो नहीं रहा T-72 T-52। हमने भी T-90 में हमने ग्रेजुएट कर दिया, हमारा भी मेन बैटल टैंक आ चुका है। पर जो इजराइल के टैंक्स है वो है मरकावा मार्क 4, सबसे मॉडर्न टैंक जो वर्ल्ड के वो माने जाते हैं। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन आपके स्टेल्थ फाइटर से भी करूं, F-35 इजराइल के पास 27 है और तो वो स्टेल्थ फाइटर ईरान के पास नहीं है। तो हम एक कन्वेंशनल वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर एक देश है और वो देश इजराइल पर अटैक नहीं कर सकता। हम मिसाइल स्ट्राइक्स की बात करेंगे, रॉकेट स्ट्राइक्स की बात करेंगे और ड्रोन्स की बात करेंगे। जो भी अटैक अगर ईरान से आएगा तो वो इस प्रकार से आएगा। दूसरा अटैक का तरीका है कि लेबनान की तरफ से आएगा और सीरिया की तरफ से आएगा। तो लेबनान और सीरिया की फ्रंट पे अगर देखें तो 3 ब्रिगेड अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, ईरान ने जो उनके रिपब्लिकन गार्ड की 3 ब्रिगेड है उनको तैयार एक स्टैंड 2 पे किया हुआ है
और हो सकता है कि सीरिया के थ्रू वो इसको यहाँ पे पुश इन करे। अगर एक रिक्वायरमेंट आती है, अगर हम इसको लड़ाई की बात करते हैं और बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ईरान अपने ट्रुप्स को सीरिया के थ्रू लेके आए, बिकॉज और कोई जरिया नहीं है वो ला सकता है। इस मेडिटेरेनियन सी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, एम्फिबियस फ्लीट भी आ चुकी है अमेरिका की वहां पे। तो अभी मुझे ये लगता है 24 से 48 घंटे में इजराइल का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जवाबी हमला। और दोपहर को इसकी एक स्टेटमेंट भी आई है इजराइल की तरफ से कि विद इन 24 टू 48 आवर्स आप हमारा रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद रख रहा हूं कि इजराइल का जवाबी हमला जल्द होगा। और जो लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि किस टाइप के टारगेट्स सेलेक्ट कर सकता है इजराइल। सबसे पहला उसका टारगेट रहेगा जो भी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स हैं। न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं होगा, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स पे होगा। दूसरा, उनकी जो भी पावर और एनर्जी की जो प्लांट्स है उसके ऊपर होगा। और तीसरा, ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो उस पे हो सकता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि अगर दुश्मन को आपको चोट पहुंचानी है तो उसके उस जगह पे आपको वार करना पड़ेगा जहां पे उसको दुखेगा। और अगर आप एक सिविलियन एरिया पे करेंगे उसका कोई फर्क नहीं होगा, बल्कि वर्ल्ड ओपिनियन आपके अगेंस्ट जाएगी। तो मुझे लगता है ये 3-4 प्राइम टारगेट्स है, कमांड कम्युनिकेशन सेंटर्स भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप ऑफ टारगेट्स हैं। और इजराइल क्षमता रखता है, अपने F-35 के थ्रू भी स्ट्राइक हो सकती है और अपने मिसाइल्स के थ्रू भी स्ट्राइक हो सकती है। चलिए, मैं डॉक्टर महेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं। शुक्रिया पहले आपका समय देने के लिए। डॉक्टर महेंद्र, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि क्या ये जंग अब मिडिल ईस्ट में फैल सकती है? क्योंकि अभी तक हमने इजराइल वर्सेस हमास देखा, अभी तक हमने इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह देखा, कभी कभी इजराइल वर्सेस हुती देखा, लेकिन क्या पहली बार इजराइल वर्सेस ईरान होने वाला है? और इस बात के कयास लगातार लग रहे थे कि क्या होगा जब ईरान और इजराइल आमने सामने होंगे, तो क्या कुछ हो सकता है? और एक पॉइंट और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि राजन कोचर सर ने बहुत तफसील से समझाया है, लेकिन मुझे लगता है कि संकट के बादल तो खामनेई के आसपास भी इस वक्त मंडरा रहे होंगे। इस हमले के बाद पजिशकियान ने भी जो वॉकी टॉकी और पेजर अगर इस्तेमाल कर रहे मोबाइल, तो वो छोड़ दिया होगा साइड में। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो कहीं न कहीं आज इजराइल के सापेक्ष जो है ईरान कमजोर नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जिस प्रकार से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया, वहां के लोगों से अपील की कि आप क्यों जो है चुने हुए कुछ कट्टरपंथी लोगों के कुशासन का शिकार बन रहे हैं। तो कोशिश ये है, जो इजराइल का प्रोपेगेंडा वॉर है या इंफॉर्मेशन वॉर है, वो ये है कि इजराइल की जो शासक है और वहां के लोगों के बीच जो है जो खाई है उसको और बढ़ाने की। और खासकर जिस प्रकार से हमको याद होगा कि जो है अभी विगत दिनों में वो ईरान में महिलाओं ने जिस प्रकार से प्रोटेस्ट किया था अपने राइट्स को लेके, तो बिल्कुल उनका ये बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, इस समय अगर आप देखें कि हमास के साथ युद्ध की शुरुआत, संघर्ष की शुरुआत के बाद कहीं न कहीं आयतुल्ला खुमैनी कमजोर नजर आ रहे हैं। उनकी जो शासन पे जो उनकी पकड़ है वो कमजोर नजर आ रही है। और यही वजह है कि जिस प्रकार से हमास के चीफ को मारे जाने के बाद, इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद कोई बहुत बड़ा जो है रिटेलिएशन ईरान की तरफ से नहीं हुआ, तो वो दबाव में है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किस प्रकार से जो इजराइल के ने ईरान के जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वहां सेधमारी कर ली है, जिस प्रकार से बहुत ही पिन पॉइंटेड अटैक करके हमास और जो है हिजबुल्लाह के
प्रमुख को इजराइल ने मार गिराया है, वो साफ संदेश है कि पूरी तरीके से इजराइल जो है उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में अंदर तक घुस गया है। और ये सारी बातें दिखाती हैं कि वहां के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खुमैनी, उनकी पकड़ जो है वहां कमजोर हो रही है और शायद इजराइल इसी का फायदा उठा रहा है। और ये जो हमला रिटेलिएशन में जो 180 या 200 जो भी मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, ये बहुत पिन पॉइंटेड थी और ऐसी जगहों पे थी। मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया था, जो इजराइल के जो है आर्मी इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया था, जो और जहां पे लोग रहते थे उनको ये संदेश देना था उनका मकसद कि नहीं, ईरान कमजोर नहीं हुआ है, खासकर अपने लोगों को भी और जो है अपने विरोधियों को भी, जो खमैनी शासन का ये संदेश देना था। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब ये लड़ रहा है, कोशिश कर रहा था ईरान कि इस लड़ाई में सीधे तौर पे वो सामने ना आए। अपने जो रीजनल एलाइज हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीज हो, उनके जरिए वो ये लड़ाई अब तक लड़ रहा था। लेकिन इजराइल ने उनको मजबूर कर दिया कि वो खुल के सामने आए और लड़ाई लड़े। और ऐसे में निश्चित रूप से जिस प्रकार से अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने इजराइल के समर्थन में वो खड़े दिखाई देते हैं, ये साफ है कि पलड़ा अगर आप देखें तो इजराइल का इस समय भारी लगता है। और ऐसे में इस जंग निश्चित रूप से ये पूरे अरब में फैल सकती है, खासकर कुछ जो देश हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से यमन हुआ, सीरिया हुआ, लेबनान हुआ, जहां अभी भी जो प्रमुख देश हैं निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं इजराइल के पक्ष में है। अगर इजराइल के पक्ष में भी नहीं है तो भी वो ईरान के समर्थन में खुल के नहीं, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, उनका ज्यादा ध्यान जो है आप एक मॉडरेट अरब, जिसको आप कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं, वो अपने आप को इस युद्ध से अलग रख रहा है। तो ऐसे में एक इजराइल के लिए एक बेहतर विकल्प है कि वो निश्चित रूप से चुने हुए उन ठिकानों पे हमला करेगा, जैसा अभी मेजर जनरल साहब ने जिक्र किया, चाहे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो या उनके ऑयल रिफाइनरीज हो, जो इंस्टॉलेशन हो, वहां पे अटैक करेगा, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी शक्ति को नष्ट किया जाए। तो ऐसे में एक अनिश्चितता का दौर है और अब ये निर्भर करेगा कि ये संघर्ष किस तरफ जाएगा, खासकर इजराइल किस प्रकार से इन मिसाइलों का जवाब देता है, इस पे निर्भर करेगा कि ये पूरा संघर्ष किस तरफ जाएगा। क्योंकि आप देखिए एक जिस प्रकार अगर उसके लिए थोड़ा सा हमें लगता है कि इंतजार करना होगा। मैं आपके पास फिर आता हूं डॉक्टर महेंद्र, लेकिन मैं राजन कोचर सर आपके पास आ रहा हूं। एक चीज और समझाइए, क्योंकि इजराइल के पीछे तो अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है और नेटो के देश भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन ईरान के पीछे आप किसे खड़ा पा रहे हैं? क्या रूस मदद के लिए आ सकता है? बीच में खबरें आई थी कि पुतिन के इनवाई जो हैं राजदूत कोई तेहरान पहुंचे हैं। क्या चीन मदद कर सकता है? क्योंकि चीन और ईरान का याराना काफी आजकल चर्चा में है। पाकिस्तान का क्या रोल हम देख सकते हैं? क्योंकि अरब कंट्रीज में कहें या मुस्लिम देशों में कहें, इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मजबूत आर्मी है और वो जो इजराइल को मान्यता भी नहीं देता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की क्या भूमिका आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं अगर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, वॉर हो जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजेश जी, बिकॉज ये जो गठबंधन होगा ये आगे वॉर का जो आउटकम है वो उसको डिक्टेट करे। और चाइना का बहुत कम लोगों को इसका ध्यान होगा। मैं आपका ध्यान मार्च 2021 को लेके जाता हूं। चाइना और ईरान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी मार्च 2021 में, और वो इंक्लूड करती है पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक, जितना भी हेल्प एक दूसरे को अपना देनी है। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की बात करते हैं तो ये बात बहुत साफ है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना और ईरान के बीच में है, और आने वाले वक्त में चाइना पीछे नहीं हटेगा। ईरान को जो मदद चाहिए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, एमुनिशन, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ये सारी जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट और जो भी टेक्नोलॉजी चाइना के पास है
वो ईरान को दे सकता है, एक पॉइंट। जी दूसरा, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। अब पाकिस्तान का उसको, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक कैच 22 की सिचुएशन में फंसा हुआ है। और ओके वो कैच 22 की सिचुएशन ये है कि अगर वो ईरान की मदद करता है, और खास तौर पे सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान को, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जिसको ईरान चाहता है। और जब जी 2018 में सैंक्शंस लगे थे, आप जानते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक सेटबैक लगा था और वो डिले हो गया था। तो अभी पाकिस्तान के लिए चिंता ये है कि अगर पाकिस्तान सामने आता है ईरान को हेल्प करने के लिए, तो वो यूएसए को नाराज करेगा। यूएसए जी को नाराज करता है तो उसके जितने भी फंडिंग है, आईएमएफ लोन ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, और एफएटीएफ का भी इश्यूज चलते रहते हैं पाकिस्तान में, और यूनाइटेड स्टेट से भी टेररिज्म के ऊपर स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। तो अगर हम इन चीजों को एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हम इसको पैकेज बना के अंडरस्टैंड करें, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान ओपनली ईरान की सपोर्ट में आएगा। पाकिस्तान एक ओके स्टेटमेंट अपना जरूर दे सकता है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट कर सकता है अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन हो जो इस इसराइल को कंडेम करे। और आज तक करता आया है पाकिस्तान ये, बिल्कुल हमेशा साहब वो ईरान को यूएन में अपना सपोर्ट करता है। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता नहीं है कि पाकिस्तान इसकी सपोर्ट में आएगा। और लास्टली, रशिया का अगर एक और मैं एग्जांपल सामने रखूं, तो ईरान रशिया को काफी इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, दो ईरान इसको डिनाई करता है ओपनली, पर जी जी हम जानते हैं कि शायद 136 ड्रोन उसने रशिया को सप्लाई दी किए, और कुछ मिसाइल्स का भी लेन देन हुआ है। और अगर हम इसको मान के चले तो अभी एक रिवर्स वो पॉसिबल उसको नहीं लगता है, क्योंकि रशिया भी एक कल्मिनेशन पॉइंट में यूक्रेन में आया हुआ है, और वो चाहता है कि अभी जो एडवांटेजेस उसको यूक्रेन में मिले अपने कैंपेन में, उस एडवांटेजेस जी को कंसोलिडेट करे। तो मुझे वो लगता नहीं है कि कोई और युद्ध में फंसना चाहेगा। तो ठीक है अल्टीमेट एनालिसिस मेरा ये है कि ईरान को ये युद्ध अपना खुद ही लड़ना पड़ेगा, टर्की भी इनके पास नहीं आने वाला। बट टर्की चलिए टर्की का तो क्या ही कहें लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर महेंद्र डॉक्टर महेंद्र अमेरिका लंबे वक्त से इस तलाश में था कि कैसे न कैसे तेहरान तक पहुंच बनाई जाए और क्या ईरान ने इस अटैक के जरिए अमेरिका को इजराइल को नेटो के तमाम देशों को जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से चिंता में थे उन्हें एक मौका दे दिया है एक चीज ये समझाइएगा और दूसरा चीन को लेकर मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन ईरान को मदद पहुंचाकर अमेरिका को यहां उलझाकर ताइवान की तरफ विचार कर रहा हो। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो दोनों प्रश्न हैं ये साफ हैं कि ईरान इस बात को कोशिश कर रहा था कि वो सीधे इस युद्ध में ना आए, और सीधे युद्ध में आने का सीधा मतलब था कि आप जो है वो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन इजराइल ने उनको मजबूर कर दिया, और ईरान जो युद्ध अपने अपने एलाइज के साथ, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुतीज हो, उनके जरिए जो लड़ना चाहता था, उस युद्ध में अब खुल के वो सामने आ गया है। और अब युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में हो गया है। जो कभी इजराइल और हमास के बीच में था, फिर वो इजराइल और जो है इसके बीच में हुआ, तो हिजबुल्लाह के अब जो बीच है में था, हुती के बीच में था, हिजबुल्लाह के बीच में। जी जी, अब तो ये साफ है कि ये इजराइल और ईरान का युद्ध है। और इसमें जो अभी भी आप देखिए कि ईरान पश्चिमी देशों के सैंक्शंस को झेल रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि चीन ही एक ऐसा देश है जो परोक्ष रूप से, चीन भी खुल के सामने नहीं आएगा। आप देखिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में तमाम अटकलों के बावजूद, तमाम जो है
कोशिश की गई, लेकिन चीन खुल के रूस के समर्थन में नहीं आया। वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से या बाकी तकनीकी और सैन्य शक्ति का समर्थन वो देता रहा, उस तरह से खुल के सामने नहीं आया। तो उसी प्रकार से ये युद्ध ईरान को ही लड़ना होगा, लेकिन चीन निश्चित रूप से उसको समर्थन देगा और आर्थिक और सैन्य और बाकी समर्थन चीन देगा। जैसा हम जानते हैं, तकनीकी रूप से ड्रोन्स को देखें तो ईरानियन ड्रोन्स अपने आप में उच्च कोटि के हैं और बहुत, तो युद्ध में कहीं आप ये देखिए कि ग्रुपिंग्स में भले ईरान पीछे हो, अगर आप देखें कि कितने देश और कितने महत्वपूर्ण देश इजराइल के साथ है, लेकिन अगर आप सिर्फ इजराइल और ईरान की शक्ति की तुलना करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान बहुत पीछे है इजराइल से। लेकिन जो समर्थन है उसमें कहीं न कहीं ईरान जो है इस समय पीछे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है। लेकिन डॉक्टर महेंद्र, पता नहीं डॉक्टर महेंद्र, मुझे लगता है बीच में मैं आपको टोक रहा हूं माफी के साथ, कि तकनीक के मामले में शायद जिस प्रकार से आधुनिक एयरफोर्स इजराइल के पास है, वैसी शायद ईरान के पास नहीं है। उनके युद्धपोत की बात करें, सबमरीन की बात कर लें, उनके टैंकों की बात कर लें, तो वो चीज नहीं पहुंच पाई है ईरान के पास, जो चीज इस वक्त इजराइल के पास है, क्योंकि इजराइल अमेरिका की छत्र छाया में है और इसका बड़ा प्रभाव है। डॉक्टर महेंद्र, नहीं देखिए, निश्चित रूप से अगर हम उस तरह जो पारंपरिक रूप से सैन्य शक्ति की तुलना करें तो कहीं पे भी यूक्रेन जो है रूस के सामने नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ये माना गया कि उनको समर्थन किसका मिला। तो मुझे लगता है कि चीन के लिए एक बेहतर मौका है, अगर वो अमेरिका को उलझाना चाहेगा इस युद्ध में तो कि वो खुल के अपनी सैन्य शक्ति या आर्थिक शक्ति, अपनी तकनीक, सारा समर्थन जो है वो ईरान को देगा और उसकी पूरी कोशिश होगी। आप देखिए कि जो एक करीब करीब एक अरब क्षेत्र में एक जो पीस वार्ता ऑलमोस्ट हो रही थी, एक जो है शांति की स्थापना हो रही थी, और उसी के बीच जो है हमास का जो आक्रमण होता है। तो ये सब आप देखिए कि किस प्रकार से जो वैश्विक जो राजनीति है वो संचालित होती है, और अब ये ऐसा लग रहा है कि पूरे क्षेत्र में ये युद्ध फैलने की इसकी आशंका है। तो ऐसे में जो दो ध्रुव हैं उसमें जो वैकल्पिक जो ध्रुव बनाने की कोशिश ईरान, रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया और बाकी इन देशों की जो ज्यादातर गैर लोकतांत्रिक देश थे, कहीं न कहीं वो बहुत सफल होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, और अमेरिका और उसके जो पश्चिमी देश और उसके सहयोगी देश हैं वो इसमें कहीं न कहीं सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आर्थिक उनका एक पुराना रहा डॉक्टर महेंद्र, और उसी के तार पे वो चल रहे हैं। मैं आता हूं आप दोनों के पास, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की इजराइल और ईरान की जो टेंशन चल रही है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान इजराइल के बीच माइंड गेम चल रहा है। ईरान का दावा 20 F-35 तबाह कर दिए। इजराइल बोला मिसाइलें फुस निकली ईरान की। इजराइल के निशाने पर ईरान के तेल भंडार होंगे। ईरान इजराइल के बीच चल रहा है माइंड गेम। ईरान इजराइल के बीच चल रहा माइंड गेम। ईरान ने कहा कि 20 F-35 उनकी मिसाइल की स्ट्राइक में तबाह हो गए। तो वहीं इजराइल का कहना है कि जो मिसाइलें थी वो फुस हो गई और कोई खासा नुकसान इजराइल को नहीं हुआ है। लेकिन सच क्या है इसको समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले एक और ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। इजराइल लेगा ईरान से बदला, नेतन्याहू ने दी बदले की धमकी, वक्त आने पर बदला लिया जाएगा। इजराइल ईरान कर रहे हैं प्लानिंग, दोनों की तरफ से प्लानिंग की जा रही है अटैक की। एक बार फिर से ईरान की परमाणु साइट निशाना हो सकती हैं, ईरान का तेल भंडार भी निशाना हो सकता है। खामनेई पजिशकियान पर भी इस वक्त मोसाद की नजर होगी। आईआरजी के हेडक्वार्टर पर भी आईडीएफ लगातार नजर बनाकर रखा हुआ है। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मेजर जनरल राजन कोचर सर, क्या माइंड गेम चल रहा है इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच? ईरान कह रहा है कि देखिए हमने तो आपके F-35 20 से ज्यादा तबाह कर दिए, हमारी पिन पॉइंट स्ट्राइक थी। तो दूसरी तरफ जो इजराइल से खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि चंद लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हुई है, ज्यादातर नुकसान हुआ नहीं, 90% जो मिसाइलें थी उसको आयरन डोम ने खत्म कर दिया।
तो क्या ये ईरान अपनी पब्लिक को एक दिलासा दे रहा है, या हुती हमास हिजबुल्लाह को ये दिलासा दे रहा है कि देखिए हमने नुकसान पहुंचा दिया है, या वाकई में ग्राउंड लेवल पे नुकसान हुआ है आईडीएफ को? देखिए राजेश जी, जब तक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई भी कंट्री का दावा हम उसके फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। और खास तौर पे ईरान जो इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 20 उसने F-35 को तबाह किया है, ये फिगर कहां से आई है ईरान के पास, और ये कैसे उनको ये डिडक्शन हुआ कि इसमें 20 नहीं, 18 नहीं, 22 नहीं, इसमें 20 ही थे। तो ये एक मैं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा अभी, बिकॉज अभी तक कोई भी वीडियो एविडेंस नहीं है और कोई इस तरीके की बात नहीं है। और दूसरा, अगर हम इजराइल का आर्सेनल देखें, उसके पास 27 F-35 है, तो क्या पॉसिबल है, और क्या वो इतना बेवकूफ है कि उसने अपने 20 जहाज एक ही एरिया में रखे हुए हैं? जब भी वो इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्ट्राइक आने वाली है, और यूएसए ने 48 आवर्स पहले इजराइल को ऑलरेडी प्री वॉर्न कर दिया था। जब आपके पास जानकारी है इस स्ट्राइक की, तो आप अपने पूरे एसेट्स को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे। तो ये जो दावा है, इसमें मुझे ज्यादा दम नहीं लगता है, और ये आने वाला वक्त भी इसकी पुष्टि अपना करेगा। जब हमको 2 या 3 दिन बाद एक कुछ असेसमेंट इस स्ट्राइक की हमको मिलेगी, तो हम इसके बारे में आगे चर्चा कर सकते हैं, पर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ भी। ओके, लेकिन डॉक्टर महेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक पॉइंट का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि इजराइल के निशाने पर हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि टॉप लीडरशिप है, खामनेई और उनके विदेश मंत्री की मौत अभी भी संदिग्ध है, उसमें क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। उसके बाद ईरान के अंदर ही इस्माइल हानिया की मौत, अब नसरुल्लाह की मौत। क्या एक मैसेज खामनेई के लिए भी है, पजिशकियान के लिए भी है कि अपनी सेफ्टी का रास्ता आप तलाश लीजिए, क्योंकि मोसाद आपके अगल बगल में ही मौजूद है? नहीं, देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से आप देखिए जिस प्रकार से जो इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, कि किस प्रकार से वहां और वहां के लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि आप जो है कुछ गिने चुने जो इस्लामिस्ट हैं उनकी वजह से आप क्यों सफर करें, और जो है पूरा विश्व क्यों सफर करे। तो वो मैं आपको बीच में टोक रहा हूं सर, मैं माफी के साथ टोक रहा हूं आपको बात पूरी होने से पहले। क्या ये जो इशारा है जिसकी बात आप कर रहे हैं और नेतन्याहू ने कहा, इसके पीछे आप एक पेंटागन की सोच देख रहे हैं, अमेरिका की सोच देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका 80 के दशक से ही, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां पे हुआ था, तब से ही चाहता था कि ईरान वापस वैसा बने जैसा 70-80 के दशक तक था सर। नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद और अमेरिका हमेशा ईरान से असहज रहा है, और निरंतर ये कोशिश रही है कि वहां पे किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन करके जो एक लोकतांत्रिक या अमेरिका समर्थित सरकार जो है वहां पे पश्चिम समर्थित सरकार का वो स्थापित किया जाए। आप ये देखिए कि आज वही पैटर्न पे बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहे हैं, एक नए मिडिल ईस्ट की वो बात कर रहे हैं जो 1994 में 1994 में शिमोन पेरेस बात करते थे न्यू मिडिल ईस्ट की, और ये बात करते थे कि जहां पे एक ऐसा अरब क्षेत्र में जो है शांति हो, आपस में जो है ट्रेड और व्यापार और बाकी रिश्ते हों, आर्थिक रिश्ते हों, और इस प्रकार की, और बाकी देश करीब करीब देखिए जो महत्वपूर्ण देश हैं अरब के, वो इसमें तैयार हैं। ईरान ही एकमात्र बाधा बना हुआ है, और मुझे लगता है कि इस बार जो एक नए मिडिल ईस्ट की परिकल्पना जो है इजरायलीज करते रहे हैं, और जिसमें ये बात है कि नहीं, आप फिलिस्तीन के विवाद को अलग रख दीजिए, उसके अलावा हम एक दूसरे के साथ बेहतर रिश्ते रखें, जो व्यापारिक रिश्ते रखें,
और जो है अपने संबंध जो है शांतिपूर्ण रखें। तो ये ईरान उसके लिए तैयार नहीं है, जो अपने आप को एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है और हमेशा से जो ये इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पश्चिमी देश हो, इनका विरोध वो करता आया है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि खमैनी कहीं न कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि वहां के राष्ट्रपति जिस तरीके से उनकी असामयिक मौत हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में, वहां के विदेश मंत्री की मौत हुई, ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पे वहां की सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, वहां का जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें इजराइल ने कहीं कहीं सेंध लगा ली है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है ईरान के लिए इस समय। मैं एक आखिरी सवाल आपसे आखिरी नहीं, फिर क्योंकि मैं एक और खबर पे जाऊंगा, 1 मिनट के लिए मैं एक जवाब चाहता हूं आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि क्या डोनाल्ड लू को अब बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद ईरान की तरफ नहीं देखना चाहिए? उसमें तो उनको महारत हासिल है। देखिए, निश्चित रूप से डोनाल्ड लू को बात माने तो अभी बहुत छोटे स्तर के जो है वो वहां पे अधिकारी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और उनको साउथ एशिया सेंट्रल एशिया की जिम्मेदारी है। तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन देखिए अमेरिका का ये आप पूरे शीत युद्ध के दौरान देखिए, जो अमेरिका का पूरा जो उसकी वैश्विक रणनीति रही है, वो कहीं न कहीं अपने खिलाफ जो शासन है, इस विचारधारा के खिलाफ जो शासन है, उसमें बदलने में जरा सी भी हिचक अमेरिका को नहीं हुई है। आप यूक्रेन देख लीजिए, अगर कोल्ड वॉर के बाद, और ईरान एक लंबा इंतजार करवा रहा है। समस्या ये होगी डॉक्टर महेंद्र की ईरान लंबा इंतजार करा रहा है, 4 दशक हो गए, लेकिन अमेरिका फिर भी कोशिश में लगा हुआ है। चलिए मैं आता हूं दोनों के पास, एक और मेरे पास बड़ी खबर है। नहीं, कामयाब नहीं हो पाया, बिल्कुल एग्री सर। मैं आता हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर है जिस पे चर्चा बेहद जरूरी है। एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस के दौरे पर थे। एनएसए अजीत डोभाल, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से डोभाल की मुलाकात भी हुई। राफेल एम पनडुब्बी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई दोनों की। इंडो पैसिफिक को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। ये चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि चीन का इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में लगातार बढ़ रहा है। और जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है और हम दोनों ही एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे एक एक छोटी छोटी टिप्पणी लेने के लिए। मैक्रों से अहम मुलाकात हुई, फ्रांस के अधिकारियों से मिले, राफेल मरीन स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लेकर चर्चा हुई है, अंडर वाटर ड्रोन को लेकर भी बातचीत हुई, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों में बात हुई, रूस यूक्रेन जंग पर भी बातचीत हुई, इंडो पैसिफिक को लेकर भी बातचीत हुई है। हम सीधा राजन कोचर सर के पास चलेंगे। सर बहुत जल्दी से समझाइएगा क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस में, और उस वक्त चर्चाएं राफेल मरीन की भी थी, सबमरीन की भी थी, और बीच में अंडर वाटर ड्रोन भी आया, और बीच में चीन का जिक्र बहुत जरूरी था। कैसे इस 2 दिवसीय दौरे को हम देख सकते हैं? क्या कुछ चर्चा हुई होगी भारत और फ्रांस के बीच? इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक विजिट मैं इसको मानता हूं, और मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि पिछले 6 महीने से अमेरिका भारत को बहुत तंग कर रहा है। जो हमने इसको जेट वहां से इंजन हमने लेने थे, और जो हमने ड्रोन्स लेने थे वहां से, जो प्रेडेटर ड्रोन्स की बात हो रही थी, वहां पे टेक्नोलॉजी का इशू आ गया है। और आईसेट करके जो आईसेट टेक्नोलॉजीज के ऊपर एग्रीमेंट है, अभी उसमें एक डिले आ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उसी टाइम हुई है जब फ्रांस ने इंडिया को बोला है हम आपको 100% ट्रांसफर करेंगे टेक्नोलॉजी। तो अभी इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लूज करना चाहता है, और इसीलिए आप एनएसए डोभाल को उसको देख रहे हैं, बिकॉज ये जो राफेल एम की डील है जिसमें 26 राफेल एम हमको मिलने हैं, और उसकी पार्ट पेमेंट भी हो चुकी है। तो इसका यह मतलब है कि ये डील अभी एक काफी एडवांस स्टेज में है। और साथ साथ स्कॉर्पियो एम की जो डील हो रही है वो भी साथ साथ चल रही है। तीसरा ड्रोन्स के ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत अपने एग्स एक बास्केट में नहीं डालना चाहता है, और भारत बहुत इंक्लाइंड है
फ्रांस के साथ ये इसको डील करने के लिए, क्योंकि इसका एडवांटेज क्या मिलेगा भारत को? पहले तो जो भी इक्विपमेंट आना था या उस कॉन्ट्रैक्टेड था वो जल्दी आएगा। दूसरा, जो पेमेंट्स का जो शेड्यूल है वो टर्म्स एंड कंडीशंस वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरह इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं होगी, एक आसान टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। तीसरा, जो भी प्राइस फिक्सेशन है वो उसके ऊपर भी एक फेवरेबल उसका आउटकम इंडिया को उसको मिल सकता है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको मैं ये बिलीव करता हूं कि ये विजिट एक इसको फाइनलाइज करने के लिए, बिकॉज जो भी बीच में जो छूट गए लूज एंड्स, वो लूज एंड्स अभी इस विजिट में टाई होंगे, और इसीलिए मैं मानता हूं कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक विजिट रहेगी। ओके, मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर महेंद्र। एक आखिरी पॉइंट, भारत फ्रांस के रिश्तों को आप कैसे देखेंगे, कैसे समझाएंगे उस वक्त जिस वक्त भारत के ऐतिहासिक संबंध रूस के साथ रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच कई एग्रीमेंट, कई समझौते हो चुके हैं, लेकिन भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक अलग बात नजर आती है, डॉक्टर महेंद्र। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारे हमेशा से फ्रांस के साथ रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे हैं। लेकिन अभी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निश्चित रूप से भारत जिस प्रकार से अपनी रक्षा जरूरतों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ एक देश के ऊपर निर्भरता वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसमें फ्रांस और अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका में, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो रक्षा संबंधी जो जो समझौते थे उसकी बात थी। और अब ये दौरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, और चाहे वो राफेल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे अंडर वाटर ड्रोन्स हो, हमारी कोशिश है कि हमारे नेगोशिएशन पॉइंट यही रहता है कि जिस शर्तों पे हम रूस हमें जो है हथियार दे रहा था, जो तकनीक दे रहा था, तो वो तकनीक हमें दी जाए, जिससे वो बाद में हम अपने यहाँ मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया आप कहें, उसके जरिए हम उस किसी भी रक्षा जो संबंधी उपकरण है उसको अपने यहाँ बना सके, उसको आगे बढ़ा सके। तो हमारी कोशिश यही हो रही है कि हम किस तरीके से जो है अपने जो सैन्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको डाइवर्सिफाई करें, केवल एक देश पे न निर्भर रहें। और ये ज्यादा जरूरी है जिस प्रकार से आने वाले वक्त में भारत के सामने चैलेंज है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, मेजर जनरल राजन कोचर सर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर महेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से अपनी बात रखने के लिए। तो इजराइल और ईरान के बीच क्या आमने सामने की जंग होने वाली है, और अगर ये आमने सामने की जंग होती है तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट जंग में जाएगा, और उस वक्त रूस, चीन और अमेरिका का क्या रोल होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा। तो आज डिफेंस स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।